हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। आपका जो पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ये पार्ट 1 है, क्योंकि एक वीडियो में ये सारा चीज़ कवर नहीं हो सकता है। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। 5 क्वेश्चंस तो सभी जो है यूनिट से इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कई बार इससे 6-7 इस तरह भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कि मिनिमम 10 नंबर और मैक्सिमम आपके 15 मतलब 16 नंबर तक आपके जा सकते हैं। 7-8 क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसका फुल रिवीजन करेंगे और एक भी चीज़, एक भी पॉइंट को ऐसे छोड़ेंगे नहीं, ताकि आपने अभी तक भी नहीं देखा या आपके पास रिवीजन करने का टाइम नहीं है, तो आप ये 2 पार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड के देख लेंगे, आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। और मेरी पूरी श्योरिटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित, उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो आपके लिए ये एक हेल्पफुल वीडियो होगी। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही रिवीजन के और जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी वहाँ पर भी मैं आपको PDF के फॉर्म में कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर अपने आप कर दिया करिए। मुझे कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि चैनल को सपोर्ट कैसे मिलेगा, है ना। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग टॉपिक वाइज देखते हैं। पहले देखते हैं टीचिंग क्या होती है, टीचिंग क्या है और कैसे यहाँ पर इसका प्रोसेस कैसे होता है। तो शिक्षण क्या है? एक अनवरत चलने वाली क्रिया होती है ना। डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ, अगर हम किसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आती हैं चीज़ें। शिक्षण प्रक्रियाओं की एक व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान प्रदान करने के लिए, शिक्षण के कार्य को संपन्न करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है और छात्रों के व्यवहार में आत्मीयता के साथ वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर कैसे 2 लोगों के बीच का ये इंटरेक्शन प्रोसेस है, जिसमें कि अधिक ज्ञान है जिसको वो कम ज्ञान वाले को व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करेगा। तो एक इंटरेक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, और इस तरह से एक मॉडिफाइड बिहेवियर की बात की जाती है, मॉडिफिकेशन की बात की जाती है, व्यवहार में चेंज लाने की बात की जाती है। किसके माध्यम से? शिक्षण के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से। तो यहाँ पर शिक्षण के कुछ उद्देश्य, शिक्षक के कुछ उद्देश्य होते हैं टीचिंग के लिए। अपने वो कुछ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, सीखने के अनुभव होते हैं और फिर व्यवहार परिवर्तन। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, शिक्षण एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। जॉन डीवी ने कहा था और कि शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है, तो त्रिध्रुवी में इन्होंने बताया शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसी के साथ एडम्स कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जॉन डीवी ने तो इसको ट्राइपोलर प्रोसेस बताया और एडम्स ने बताया कि शिक्षण द्विध्रुवी प्रक्रिया है। वहाँ पे शिक्षक और शिक्षार्थी को इन्होंने लिया था, टीचर और स्टूडेंट की बात की थी। ठीक है, तो ये तो एक हो गया जनरल कॉन्सेप्ट। आगे देखिए, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो, क्योंकि यहाँ से आपके किस में क्वेश्चन बनेंगे, नेचर मतलब यहाँ से आपके जो असर्शन रीजन, कथन कारण वाले क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो देखिए नेचर और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है ना, कॉग्निटिव प्रोसेस है। शिक्षण के 2 मूलभूत टीचिंग मॉडल्स हैं। कौन कौन से? प्रशिक्षक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अगली स्लाइड में यही चीज़ें हैं। शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं, आप अभी तक जानते आए हैं कि 3 लेवल बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपके लेवल्स की बात करता है। शिक्षण पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। गतिशील किसके माध्यम से होगा? वेरिएबल्स के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे चरों की बात होती है। शिक्षण, अधिगम, अनुदेश, प्रशिक्षण का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। अब ये जो 4 टर्म्स आ रहे हैं ना, तो ये आपको कई बार मैचिंग के लिए आते हैं, ये आपको पता होने चाहिए किससे कौन सा, किसमें कौन सी एक्टिविटी आती है। ठीक है, ये इसीलिए मैंने कहा कि इनको भी देखना ज़रूरी है। शिक्षण एक प्रोफेशन है। शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है। ट्रेनिंग करवाई जाती है ना, BEd की होती है, BTC की होती है, यही चीज़ है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। ठीक है, ये दोनों में जो है आता है, मतलब दोनों ही इसमें कह सकते हैं कि
विज्ञान में भी आर्ट और साइंस दोनों की क्वालिटीज़ इसमें पाई जाती हैं। तो ये हो गया आपका। अब हम यहाँ पे बेसिक टीचिंग मॉडल की बात करते हैं, जिसमें कि आपने देखा प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, पेडागोजिकल अप्रोच कहते हैं, और एक होता है एंड्रागोजिकल। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। ये पूरी वीडियो आप देखिएगा, पार्ट 1 और 2 में बनी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए पेडागोजिकल अप्रोच में बात करते हैं। इस दृष्टिकोण को आंग्ल भाषा में पेडागोजी कहते हैं। ठीक है, पेडागोजी आप जानते हैं जिसका अर्थ है शिक्षण शास्त्र या शिक्षण का विज्ञान। शिक्षा शास्त्र क्या है? एक पारंपरिक दृष्टिकोण है। ठीक है, ट्रेडिशनल व्यू पे बात करता है। इसे शिक्षण का विज्ञान और कला भी कहा जाता है। दोनों क्वालिटीज इसमें होती हैं, ये हमने नेचर में पढ़ लिया। शिक्षक शिक्षा के मुख्य पहलुओं जैसे कि लर्निंग प्रोसेस की बात करें, शिक्षण गति की बात करें, अध्ययन सामग्री शिक्षण प्रविधि को तय करने में प्राथमिक भूमिका ग्रहण करता है। ये तय करना मुख्य रूप से शिक्षक का कार्य बनता है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, जो पेडागोजिकल अप्रोच है ये टीचर ओरिएंटेड होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। यहाँ पर शिक्षक ही ये तय करेगा कि किस तरह से मुझे कौन कौन सी टेक्निक, कौन सा प्रोसीजर, कौन से मेथड से पढ़ाना है, कितना कंटेंट कहाँ पे देना है, कैसे देना है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, प्रशिक्षक केंद्रित हो गया, टीचर सेंटर्ड हो गया। आगे देखिए एंड्रागोजिकल अप्रोच की बात करें, जो शिक्षार्थी केंद्रित होता है, ये स्टूडेंट पे जो है सेंटर्ड होता है। ठीक है, ये लर्नर सेंटर्ड होता है। वो टीचर सेंटर्ड था, ये लर्नर सेंटर्ड होता है। ये क्या है, एंड्रागोजी जो है ग्रीक और जर्मन शब्द के एंड्रागोगिक पे आधारित है। यहाँ पे शिक्षार्थी जो लर्नर होता है सेल्फ डायरेक्टेड होता है, यहाँ पे वो खुद से सीखता है। इसकी मेन बात क्या होती है, एंड्रागोजिकल अप्रोच की बात करें तो ये एडल्ट लर्निंग की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे वयस्क शिक्षा की बात की जाती है। तो ये खुद से जो है काम करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, अपने आप सीखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ना यहाँ पर जो यहाँ के छात्र हैं, छात्र तो कोई भी हो सकता है ना, तो कोई जो यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करते हैं वे अन्वेषण या खोज ह्यूरिस्टिक के माध्यम से व्याख्या करते हैं और अपने लर्निंग के जो स्पीड को स्वयं निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो प्रशिक्षक स्वयं को सीखने और नए ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान करके अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं। यहाँ पर जो ट्रेनर होगा, जो टीचर होगा, वो उनको कई तरह के मौके देगा, उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनको मौके देगा। तो इस प्रकार छात्र नए कौशल विकसित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पेडागोजिकल और एंड्रागोजिकल अप्रोच। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आपको। आप देखिए टाइप्स ऑफ टीचिंग की हम बात करते हैं, थोड़ा सभी चीज़ों को, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वो सारी चीज़ें मैंने ली हैं, एक भी चीज़ आपके मिस नहीं होगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि तभी मुझे टाइम लग जाता है और मेरा जो है कंटेंट 1 घंटे में जैसे मोस्टली बना लेते हैं सब लोग, लेकिन मेरा नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वो पॉइंट हर सारी चीज़ें यहाँ पे कंसीडर कराऊँ। तो इसलिए थोड़ा सा मेरी वीडियो बड़ी हो जाती है और थोड़ा टाइम लगता है आने में, है ना। तो देखिए टाइप्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो यहाँ पर कई जो है इनको कई तरह के क्राइटेरिया के आधार पे इनको कई तरह के उसमें डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन इनके अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पे है, जिसमें से हम कुछ पढ़ लेते हैं। बाकी आपकी जैसे जैसे जो टीचिंग प्रोसेस हम जब आगे पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे कंटेंट के हिसाब से आपको बताते चलेंगे कि कौन सी किस तरह की जो है टीचिंग यहाँ पर है। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हैं। अब शासन प्रणाली की बात करें तो इसके आधार पर शिक्षण व्यवस्था 3 भागों में है, जैसे कि ऑटोक्रेटिक, एक तंत्रीय शिक्षण व्यवस्था, लोकतंत्री डेमोक्रेटिक, और लेसेस-फेयर हस्तक्षेप रहित शिक्षण। अब हम इनको कैसे देख लेते हैं, इनको इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इनका आपको आगे यूज़ पड़ेगा। जब हम लेवल्स की बात करेंगे, टीचिंग लेवल्स की, तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको पहले से जानना चाहिए। ठीक है, टीचिंग इन ऑटोक्रेसी की बात करें, एक तंत्र में शिक्षण, तो ये प्रक्रिया क्या होती है, शिक्षक प्रधान मानी जाती है, टीचर ओरिएंटेड है। यहाँ पर थॉटलेस टीचिंग होती है। थॉटलेस का मतलब है क्योंकि यहाँ पे छात्रों को शिक्षक की प्रत्येक बात को मानना होता है, जो टीचर कहेगा वही मानना है। यहाँ पर जो लर्नर है, जो छात्र हैं, वो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो उनका जो उनको रटाया जाता है, सिखाया जाता है, जब बस वो इतना ही समझ पाते हैं, उनकी अपनी से कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हो पाता है, कोई भी थॉट ऐसा नहीं जनरेट हो पाता है। ठीक, तो यहाँ पर टीचर एक्टिव होता है। और बात करें तो जो शिक्षण व्यवस्था है वो मेमोरी लेवल तक ही सीमित रहती है। जितना बच्चों को रटा दिया, पढ़ा दिया, सिखा दिया, बस उतना ही उनकी लिमिटेशन बन जाती है। ठीक है, ये हो गई आपकी एक तंत्रीय शिक्षण व्यवस्था, जो कि आपकी किससे जो है लिंक कर रही है, मेमोरी लेवल से, है ना। उसके बात करें लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पर लर्नर और टीचर दोनों ही एक्टिव रहते हैं। कक्षा में छात्रों को शिक्षक के साथ साथ जो है डिस्कशन करने, प्रश्न करने, इन सब के अवसर मिलते हैं। तो
जो लर्नर है वो भी उतना ही एक्टिव रहता है, टीचर उनको मोटिवेट करता है। इस प्रकार के शिक्षण में इंटरेक्शन बना रहता है, ठीक है, ये आप जानते ही हैं कि जो है इंटरेक्टिविटी बनी रहती है। यहाँ पर क्या होता है, मेन चीज़ स्व अनुशासन या स्वतंत्र अनुशासन पे बल दिया जाता है। अपने आप स्व अनुशासन, ये नहीं है कि अगर इतनी छूट मिल गई है कि चलो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो क्लास में क्या है डिसिप्लिन ही खत्म हो जाए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, स्व अनुशासन बना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें डेमोक्रेसी की तो जनतंत्र में स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति प्रदर्शन के मूल्यों को यहाँ पर स्थान दिया जाता है, ठीक है। उनको स्वतंत्रता भी होगी और इक्वालिटी की भी बात करेगा, एक्सप्रेशन की भी बात करेगा। तो ये हो गया डेमोक्रेसी में। अब लेसेस फेयर की बात करें, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। यहाँ पर क्या होता है, शिक्षक छात्रों की क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है, बल्कि उनकी जो सृजनात्मक क्षमताएं होती हैं, क्रिएटिविटी होती है, इसके डेवलपमेंट की ओर उनको मोटिवेट करता है, उनका ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ पर छात्रों का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये शासन प्रणाली जो आपकी हस्तक्षेप रहित है, यहाँ पे टीचर का, अगर ये मान लीजिए कि एक तंत्री में वहाँ पे टीचर 90% एक्टिव था तो यहाँ पर 10% रहेगा, ठीक है। तो ये हस्तक्षेप रहित शासन शिक्षण होता है। यहाँ पर खुद जो लर्नर है वो मोटिवेट होते हैं और ये शासन प्रणाली कार्य तथा संबंध केंद्रित होती है। यहाँ पर छात्रों की कठिनाइयों और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अवेयरनेस, इन सब चीज़ों के लिए उसको जो है एक्टिव किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर बात करें तो यहाँ पे फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है। तो शैक्षिक व्यवस्था कैसे, जैसे कि आपकी किस तरह की आप एजेंसीज के थ्रू एजुकेशन अपनी ले रहे हैं, है ना। तो एजेंसीज के माध्यम से मतलब जैसे कि फॉर्मल की बात करें, औपचारिक, तो वो ये पूर्व नियोजित और संगठित होती है। मतलब यहाँ पर एक सिलेबस होगा, टाइम होगा और टाइम टेबल होगा, आप और इस तरह से आपको एडमिशन लेना होगा, कुछ ऐसी जो है औपचारिकताएं निभानी होंगी। तो ये होता है फॉर्मल। ये आप किसके माध्यम से, किस एजेंसीज के माध्यम से ले सकते हैं, जैसे कि स्कूल कॉलेज के माध्यम से, है ना। आपको एक जो है जो है कह सकते हैं कि औपचारिकताएं, आपको फॉर्मेलिटीज़ कुछ निभानी पड़ती हैं। तो ये होता है फॉर्मल। यहाँ पर नियम होगा, समय से ही आपको जाना है, समय से ही छुट्टी होगी, हर चीज़ का अपना टाइम टेबल होगा, है ना। तो क्लास लगेगी, जो टीचर जो पढ़ाता है वही पढ़ाएगा, इस तरह से चीज़ें होती हैं फॉर्मल में। और नॉन फॉर्मल की बात करें तो नॉन फॉर्मल क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ पर कोई आपको ये बंदिश नहीं होती है कि आपको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, इस टाइम पे निकलना है, इस टाइम पे छुट्टी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष माध्यम से घर और समुदाय से दिन प्रतिदिन के जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। तो घर क्या हो गया, यहाँ पे घर, समुदाय, पास पड़ोस, ये सारे चीज़ें आपके नॉन फॉर्मल होते हैं। यहाँ पर आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जैसे खेल के मैदान में, वहाँ पर भी आप क्या है, टीम वर्क का काम सीखते हैं ना, बच्चे साथ में खेलते हैं, तो वहाँ पर जो है कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन की बात आती है, वहाँ पर ये भावना विकसित होती है। तो ये कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो नॉन फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल की बात करें तो ये लचीला होता है, इसलिए इनको इनफॉर्मल कहा गया है। तो यहाँ पर होता है ये निरौपचारिक होता है, लचीला होता है और यहाँ पर ओपन सिस्टम होता है, कोई ऐसी बंदिशें नहीं होती हैं, कोई ऐसे दायरे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर किस माध्यम से लिया जाता है, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन होती है ना, डिस्टेंस लर्निंग मोड से, ऑनलाइन माध्यम से, ओपन यूनिवर्सिटी से, इस तरह से आप जो है इन एजेंसीज के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए 4 पिलर्स की बात करता है, शिक्षा के 4 स्तंभ कौन से हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो 4 पिलर्स में यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा स्थापित एक कमीशन था, डेलोर कमीशन। इसने 1996 में अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विद इन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। यूनेस्को का फुल फॉर्म समझ लीजिएगा, ये सभी को आता होगा। फिर इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट किसमें दी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ठीक, इस तरह से हो गया। अब इनके शिक्षा के 4 स्तंभ क्या थे, यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे ही पूछता है कि इनमें से शिक्षा के स्तंभ में कौन सा नहीं है, इसी तरह से पूछेगा। 3 दिए होंगे, 1 नहीं होगा, तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा। जैक्स टेलर्स ने शिक्षा के 4 स्तंभ दिए, ठीक है। अब यहाँ पे था लर्निंग टू बी, लर्निंग फॉर नॉलेज, फिर लर्निंग टू डू और लर्निंग टू लिव टुगेदर, ठीक है। तो ये हो गए शिक्षा के 4 स्तंभ, ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अगर आपको बातें समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने से आपका एक लाइक मेरा इतना मोटिवेशन बढ़ाता है कि मैं समझिए कि मुझे लगता है और ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँ और आपके लिए वो कंटेंट आपके एग्ज़ाम के पहले तक मैं प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि वीडियो होती ही इसलिए कि आपको कुछ हेल्पफुल हो, है ना, आपके लिए लाभदायक हो, बेनिफिशियल हो। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहती है। अब जब आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैं ये देखती हूँ एनालिटिक में जाके
कि वहाँ पर अनसब्सक्राइब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई सब्सक्राइब करने में आपका कोई लॉस नहीं है, ठीक है। मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं, उसमें आपका कोई लॉस नहीं होता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक किया करिए, कमेंट करिए, तो थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो शिक्षण के चर ये कौन से होते हैं। जैसे डायनेमिक वातावरण की बात की गई थी कि जो शिक्षा का वातावरण होता है टीचिंग का, वो कैसा एनवायरनमेंट होता है, डायनेमिक होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल्स काम करते हैं, तो 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम ये बात करें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कौन होता है, ये आपने रिसर्च में भी पढ़ा है ना, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंफाउंडिंग, इस तरह से कंट्रोल वेरिएबल हमने बहुत सारे पढ़े थे। तो वो ही चीज़ें, मतलब यहाँ पर क्या है, टीचिंग के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो हमारा माध्यम क्या है, यहाँ पे हम टीचिंग की बात कर रहे हैं, टीचर और लर्नर के बीच की बात कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। वो छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, विभिन्न प्रकार की जो है मेथड्स यूज़ करेगा, टीचिंग प्रोसेस यूज़ करेगा, टीचिंग एड्स यूज़ करेगा, तो वो टीचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टीचर किसी पर डिपेंड नहीं है, टीचर के ऊपर लर्नर डिपेंड है लेकिन टीचर नहीं डिपेंड है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर की बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया में स्टूडेंट को आश्रित चर कहा जाता है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन, व्यवस्था, प्रस्तुतिकरण के अनुसार ही उसे एक्टिव रूप से कार्य करना पड़ता है। अब टीचर जिस मेथड से पढ़ाएगा, जिस वातावरण में पढ़ाएगा, जो भी टीचिंग एड्स यूज़ करेगा, उसी के माध्यम से उसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन हो गया, स्टूडेंट हो गया, लर्नर हो गया। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में आपके इसमें क्या होता है, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियाँ, जैसे कि आपका जो कंटेंट है, पाठ्य वस्तु हो गया, सिलेबस है, जो भी है, और शिक्षण विधियाँ हो गई, कौन सा मेथड है, टीचिंग जो है डिवाइसेस हो गई, शिक्षण युक्तियाँ, टैक्टिक्स हो गई, स्ट्रेटजीज हो गई, है ना, शिक्षण व्यू रचनाएं हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं, स्ट्रेटजीज हो गई, टैक्टिक्स हो गई, डिवाइसेस हो गई, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। क्योंकि जो भी टीचर जिस मोड का भी यूज़ करके या जिस एड्स को भी यूज़ करके आप लर्नर को दे रहा है चीज़ें, तो बीच में जो भी चीज़ें आ रही हैं तो वो सारी क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। जैसे मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे हस्तक्षेप चर क्या हुआ, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, मैं उसके द्वारा आपको ऑनलाइन मोड पे पढ़ा रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चर मिलकर जो जितने भी वेरिएबल्स हैं, 3 तरह के वेरिएबल शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो ये हो गया वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग की बात हो गई, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करें फंक्शंस क्या होते हैं, इनके कुछ फंक्शंस भी होंगे, फंक्शंस ऑफ टीचिंग वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण तथा छात्र स्वतंत्र और आश्रित चर की बात करें, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो इनके माध्यम से ये कार्य किए जाते हैं। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, जिसमें डायग्नोस्टिक फंक्शन है, प्रिस्क्रिप्टिव है, निदानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक, डायग्नोस करना, उपचारात्मक उपचार करना, और मूल्यांकन, ये 3 होते हैं, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, निदानात्मक करना मतलब कि जैसे कि पता है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हम अगर करते हैं तो हर स्टूडेंट यूनिक होता है, एक क्लास में सभी बच्चे तो समान नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी सभी में होती है। तो इस कारण से टीचर क्या होता है, इसमें ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो मतलब अपना जो कंटेंट है और छात्र दोनों पे ही ध्यान देता है कि छात्र को क्या आता है, क्या नहीं आता है, इसको कैसे सिखाना है और इसकी क्या कमियां हैं, तो ये चीज़ों को निदान करता है, मतलब डायग्नोस करता है, ठीक है। अब उसको पता लग जाता है कि कहाँ तक छात्र का लेवल क्या है, उसको कितनी चीज़ें आती हैं, नहीं आती, ये सारी चीज़ वो डायग्नोस करता है। उपचारात्मक की बात करें तो इसमें छात्रों की कमियों को डायग्नोस करने के बाद ये देखा जाता है कि उन कमियों को दूर कैसे किया जाए, तो यहाँ पे उपचार किया जाता है ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर वहाँ पे देखता है, अच्छा क्या दिक्कत है, मेज़र करता है, अगर बुखार है तो मेज़र किया थर्मामीटर से, फिर उसको आप दवाई देता है ना, तो वहाँ पे डायग्नोस वो हो गया, जो उसने मेज़र किया, देखा, आपसे पूछा। फिर यहाँ पर हो गया कि जब उसने ये सब करने के बाद अब उसको दवाएं क्या देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, ये हो गया उपचार, ठीक है। तो उन कमियों को कैसे दूर किया जाता है, अब यहाँ पे टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो उसका एक्सपीरियंस है, टीचर कितना एक्सपीरियंस है, उसको कितना नॉलेज है, छात्रों की जो है नेचर कैसा है, उसके पास टीचिंग मटेरियल्स कैसे हैं, ये सभी मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। तो उपचारात्मक में ये सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब जो भी उसकी कमियाँ थी, जो दिक्कतें थी, उनको यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है। अब आता है मूल्यांकन।
हाँ, एक चीज़ और है, उपचारात्मक में अगर हम बात करें तो इसके 2 तत्व होते हैं, जैसे कि शिक्षण कौशल का उपयोग और फीडबैक की व्यवस्था। फीडबैक आप समझते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ उसने की उपचार के रूप में, फिर उसको फीडबैक भी मिलना चाहिए लर्नर की तरफ से, तब उसको पता लगेगा ना कि हाँ ये कितना मेरा प्रोसेस काम कर रहा है उसके ऊपर, लर्नर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो है उपचारात्मक में होती हैं, प्रिस्क्रिप्टिव में होती हैं। इवेल्युएशन सबसे लास्ट होता है, लास्ट में ही होता है इवेल्युएशन। इसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि छात्रों में जो मॉडिफाइड बिहेवियर हुआ भी है कि नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो किस लिमिट तक हुआ है, उद्देश्य कहाँ तक बनाए गए थे और उसको उसने प्राप्त कितना किया है, ठीक है, अचीवमेंट उसका कितना है। तो इस तरह से व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन इसमें किया जाता है। मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका जो टीचिंग में ही आपके सिलेबस में भी है, इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डीप में पढ़ना है उसको, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। तो इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपने पढ़ा है, फॉर्मेटिव, समेटिव, ये सारी चीज़ें, तो यही सब चीज़ें होती हैं, ये लास्ट में होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका फंक्शंस। अब देखिए उसके बाद आता है मॉडलिटीज़ ऑफ टीचिंग, ठीक है। मॉडलिटीज़ में आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स होते हैं, ये इनसे क्वेश्चन भी बनता है, बिल्कुल ऐसी ही टेबल आती है, आपको वहाँ पर इसको मैच करना होगा। इसी में एक और टर्म्स होता है जो इस टेबल में नहीं आ पाया, वो मैंने अलग स्लाइड में लिया है, इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है, ये है। तो अभी हम पहले इसको समझते हैं, टीचिंग क्या है, फिर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंडीशनिंग क्या होती है और ट्रेनिंग क्या है। तो यहाँ पर देखिए टीचिंग आप पता है कि एक व्यापक है, मतलब शिक्षण का प्रत्यय जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी ब्रॉड लेवल पे होता है। अनुदेशन शिक्षण नहीं है, ये एक संकुचित प्रत्यय है और इसमें लर्निंग होती है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, मतलब ये क्लासरूम के अंदर हो सकता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन टीचर के द्वारा आपको दिया जाएगा, क्लासरूम के अंदर होगा। तो यहाँ पर ये एक संकुचित प्रत्यय है और टीचिंग के अंदर ही होता है। अगर हम इसको कंडीशनिंग की बात करें तो अनुबंधन का संबंध आदतों के विकास से है। ये आपका कहाँ से आ रहा है, अनुबंधन आपने पढ़ा है। कंडीशनिंग की बात करें तो हम ये साइकोलॉजी का फैक्टर है, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, आपने पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी होगी। तो अनुबंधन का संबंध आदतों के विकास से है, ये शिक्षण का एक अंग है, अधिगम का एक प्रभावी तरीका है, ठीक है, लर्निंग का प्रोसेस है। अब ट्रेनिंग की बात करें, प्रशिक्षण शिक्षण का एक अंग मात्र है, यहाँ पर स्किल डेवलप की जाती है। अब अगर हम टीचिंग की और बात करें तो शिक्षण से व्यवहार के तीनों पक्षों में परिवर्तन लाते हैं। जैसे कि डोमेन्स की बात करते हैं तो डोमेन्स मतलब पक्ष, आयाम, जिसमें कि आपका कॉग्निटिव ज्ञानात्मक और कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर, ठीक है। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों पक्षों में परिवर्तन आता है। अनुदेशन से इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ख्याली ज्ञानात्मक पक्ष में ही परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिया और बस उतना ही किया, ठीक है, उसको ज्ञान मिला, इतना ही किया। फिर प्रशिक्षण की बात करें तो इसमें मांसपेशियों के विकास पर, क्योंकि साइकोमोटर यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हाथ पैर चलाना, आपको वो एक्टिविटीज़, वो स्किल सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपको। फिर आता है शिक्षण, औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूपों में होता है। अनुदेशन प्रायः कक्षा या औपचारिक कक्षा में ही संभव होता है, मैंने पहले ही आपको बताया, ठीक है। अब ट्रेनिंग की बात करें तो प्रशिक्षण किसी न किसी व्यवसाय क्रिया के लिए आधारभूत कौशल है, ये अपने व्यवसाय या उद्यम में बने रहने या उन्नति प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग आपको कहाँ पे, किसी प्रोफेशन में है, आप कोई ऐसी जो है कोई स्टडीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, इन सब जगहों पे ये सब ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, इनमें से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब इंडोक्ट्रिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है, मतारोपण, एक तरह से अधिकार के साथ, मतलब किसी पे अपना मत एकदम उसके ऊपर थोप देना, ठीक है। मतलब इसको ऐसे ही कहना चाहिए, जैसे कि मैं बता रही हूँ ना, बिल्कुल आपको समझाने के लिए चीज़ बता रही हूँ, जैसे कि किसी सिद्धांत या विचारधारा को पढ़ाना या मन में बैठाना। जैसे कि धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो यहाँ पर वो चीज़ उसको बता दी जाती है कि तुम्हें यही करना है, ठीक है। अगर हम शिक्षण के संदर्भ में बात करें तो शिक्षण और मतारोपण, इंडोक्ट्रिनेशन के बीच अंतर है। शिक्षण क्या है, प्रश्नों के लिए खुला है, छात्र हमेशा उस विषय के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। जबकि मतारोपण क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन की बात करें तो ये निर्देश देने जैसा है। यहाँ पर जो निर्देश देने वाला है, जो टीचर है, क्योंकि हम लोग टीचिंग के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना, तो इसे सुनने की आवश्यकता है। वहाँ पर मतलब जो लर्नर है उसको सुनना ही पड़ेगा टीचर क्या कह रहा है। तो इस तरह से विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचारों का एक तरफा आरोपण होता है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि शिक्षक के विचारों, मतलब जो शिक्षक का विचार है वो विद्यार्थियों पर एक तरफ से आरोपित कर दिया जाए, एक तरफ से उस पर जड़ दिया जाए, है ना।
तो इस तरह से यही चीज़ होती है इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक है, अब कभी भी अगर आपको इसमें से टेबल में मैच करने के लिए आएगा तो इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या है ना, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है थोड़ा हेर फेर करके तो एनटीए पूछता ही है, लेकिन आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो कैसे भी पूछे आपका गलत नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, और देखते हैं, लर्निंग डोमेन्स की बात करते हैं। ठीक है, अब ब्लूम ने क्या था, अब कुछ डोमेन्स होते हैं जैसे कि हमने पहले ही बात की ना, कॉग्निटिव और अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो इन्होंने, बेंजामिन ब्लूम ने 3 क्षेत्रों को बताया था, ये सारे हैं जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ठीक है, तो इसके अनुसार शिक्षण, या अगर ब्लूम की टैक्सोनॉमी की बात करें तो शिक्षण या अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को उन्होंने 3 कैटेगरीज में बांटा, जिसको 3H कहा गया। 3H क्यों कहा गया? हेड मतलब कॉग्निटिव, फिर हर्ट फीलिंग से मतलब भावात्मक, और हैंड साइकोमोटर। ठीक है, एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, 3H इनको कहा गया। अब इसी में हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। कई बार अरेंज करने को आपको आती हैं चीज़ें। ठीक है, वो टर्म्स दिए होंगे, टर्म्स आगे आपको बताती हूँ मैं। तो देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इसमें इन्होंने क्या किया, 3 भागों में बांटा, ये आपको पता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, या कोनेटिव भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम है, इनको पढ़िएगा, समझ लीजिएगा, कभी किसी नाम से पूछ ले तो आप कंफ्यूज मत होना, कोनेटिव या साइकोमोटर। अब इन 3 पक्षों को ब्लूम ने पुनः उपवर्गों में बांटा। तो जैसे कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का संबंध किसने, सूचनाओं से, ज्ञान से, तथ्यों, सिद्धांतों और रिकॉल या रिकॉग्निशन से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। नॉलेज दिया जाएगा आपको, सिद्धांत एक नियम बता दिया जाएगा, और रिकॉल और रिकॉग्निशन होता है, मेमोरी लेवल वाला काम होता है। अब फीलिंग, यहाँ पर बात करें अफेक्टिव डोमेन का, तो यहाँ पर इंटरेस्ट, रुचि, एटीट्यूड्स और मूल्यों के विकास से होता है, क्योंकि फीलिंग बाय हर्ट आती हैं ये चीज़ें, है ना। तो छात्र के विकास की दृष्टि से इन उद्देश्यों का महत्व होता है, क्योंकि वैल्यूज़ होंगी तो उसका एक कैरेक्टर बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। और कोनेटिव या साइकोमोटर की बात करें तो इसका संबंध कौशल और शारीरिक क्रियाओं से, आपको पता है कि इसमें शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मांसपेशियों को चलाना, एक्टिविटीज़ किसके थ्रू कराई जाएगी, हैंड के द्वारा, है ना। तो वहाँ पे आपको स्किल सिखाई जाती है। तो इस तरह से शिक्षण की अपेक्षा प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में इसका ज़्यादा महत्व है, ये हमने पहले ही पढ़ा। देखिए, सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके और तथ्यों की तरफ चलें तो देखिए, इनके जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे, इन्होंने ये 3 पक्ष तो दिए ही, आपने डोमेन्स की बात की, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। उसके बाद फिर इनको कई जो है उसमें सब डिवाइड किया। अब यहाँ पर देखिए, ज्ञान, नॉलेज, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, ये इसके कॉग्निटिव डोमेन में आता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नॉलेज की बात करें तो देखिए, इसमें तथ्यों, शब्दों, सिद्धांतों और नियमों के द्वारा जानकारी को रखने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, नॉलेज दिया जाता है, मतलब कि बच्चे को बता दिया, लर्नर को बता दिया जाता है कि ये नियम है और ये ऐसे होता है, कुछ ऐसे फैक्ट्स बता दिए जाते हैं, तो इस तरह से जानकारी दे दी जाती है। उसके बाद ये हो गया नॉलेज। फिर रिकॉल, उन चीज़ों को याद कराया जाता है, बार बार याद कराया जाता है। और उसके बाद आता है रिकॉग्निशन। तो रिकॉल मतलब प्रत्यास्परण, और मतलब फिर ये उसके ज्ञान में संचित हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्ञान। उसके बाद आता है नॉलेज हो गया, फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, बोध स्तर पर सामग्री जो पाठ्यवस्तु है इसको स्वयं के शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, कि जो भी उसने सीखा, मतलब अभी तक जो उसने याद किया, जो उसको ज्ञान दिया गया, उसको अपने शब्दों में वो कैसे जो है बताएगा। उसके बाद आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, इसमें किसी विधि, सिद्धांत और विचारों को प्रयोग करने से पहले उसको समझना आवश्यक होता है। इन चीज़ों को अगर वो समझ गया, जो अभी तक उसने लिया, ये 3rd लेवल का है ना एप्लीकेशन, तो अभी तक उसने जो भी चीज़ों को समझा, अब उसके वास्तविक रूप से को समझ जाएगा तो वो अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकता है। तो ये एप्लीकेशन हो गया, इसको प्रयोग करेगा तभी तो उसका कुछ फ़ायदा भी है ना। फिर आता है एनालिसिस और सिंथेसिस, इनको जानिए, बहुत ज़रूरी होता है। एनालिसिस यही पूछे जाते हैं। अब क्या होता है एनालिसिस में, क्या होता है, तो इन तीनों की जो अभी तक आपने पढ़े, ये नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, इन तीनों की अपेक्षा ये हाई लेवल का होता है। एनालिसिस में क्या होता है, सामग्री को विभिन्न भागों में बांटना, फिर उनको संगठित किए जाने के उपायों को विकसित करने पे बल देते हैं। जैसे एनालिसिस मतलब एक
कोई टोटल चीज़ थी, कंप्लीट चीज़ थी, इसको कई भागों में बांटा, टुकड़ों में बांटा और फिर उसको जो है ऑर्गेनाइज किया। ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि नियम, सिद्धांत, इन सब तत्वों का एनालिसिस किया, फिर इन तत्वों के संबंधों का विश्लेषण किया, है ना, क्या क्या लिंक है। अगर एक फॉर्मूला है, मान लीजिए F=m×a, जैसे फोर्स का है, साइंस में है, मतलब ये फॉर्मूला बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण है, ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें बल क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, मतलब मास क्या होता है, फोर्स क्या होता है, और एक्सीलरेशन, त्वरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसने इस चीज़ों का एनालिसिस किया, फिर इन चीज़ों को लिंक निकाला कि अच्छा एक के बढ़ने से एक दूसरे में क्या होगा, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस किया, फिर व्यवस्थित सिद्धांतों का विश्लेषण, फिर एक पूरे प्रिंसिपल का विश्लेषण करता है, ठीक है। तो पहले हमने एक चीज़ उसको बताई, फिर उसने टुकड़ों में करके उस चीज़ों को सीखा, ये एनालिसिस में होता है। सिंथेसिस जस्ट अपोजिट है, जो चीज़ें उसने टुकड़ों में करके सीखी थी, अब विभिन्न तत्वों और अंगों को एक साथ मिलाकर रखेगा और उसका समग्र रूप एक जो है होल, एज ए होल उसको फॉर्मेट उसको करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर योग करना, मतलब समेशन, कई चीज़ें टुकड़ों में दी, फिर उनका उसने एडिशन कर दिया, ठीक है, ऐड किया, कोई भी चीज़ हो सकती है, छोटे छोटे नियम हो सकते हैं, सिद्धांत हो सकते हैं। फिर सारांश, अगर हमने उसको कहीं एक व्याख्या दिया, फिर कहा इसकी समरी लिखो, सारांश दिया। सृजन करना, क्रिएटिविटी, उसको कोई भी टॉपिक दिया और बोला कि अब लिखो तुम इस पे, है ना। प्रारूप तैयार करना, एक फॉर्मेट कोई ऐसा डिज़ाइन करना। फिर रिपीटिशन, कोई चीज़ बताई, अब तुम इसको बताओ, शॉर्ट में बताओ इन, ठीक है। वर्णन करना, संगठित करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। ये चीज़ें टर्म्स समझने ज़रूरी थे। अब इवेल्युएशन आप सभी को पता है कि ये अंतिम शैक्षिक उद्देश्य होता है। ये जब 5 ऊपर के पूरे हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर ये स्टेप आता है। यहाँ पर ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकता है। अब तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हम रिसर्च में बहुत पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, अवगत कराना, यहाँ पे कंपैरिजन होता है, कंक्लूजन होता है, और क्रिटिसाइज, आलोचना करना होता है, डिसीजन लिया जाता है, निर्धारण किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो आपका ये कॉग्निटिव डोमेन में ये सारे स्टेप्स होते हैं। उसके बाद देखिए अफेक्टिव। अब इसको आप बस समझ लेंगे ना तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अफेक्टिव की बात करें, जैसे कि रिसीविंग, तो रिसीविंग में क्या होता है, आग्रहण जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रिसीविंग और अटेंडिंग ऑब्जेक्टिव, इसमें छात्र को एक स्टिमुलस के बारे में बताया जाता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी आपने पढ़ी है, थॉर्नडाइक की थी एसआर थ्योरी। तो यहाँ पे देखिए स्टिमुलस के बारे में बताया जाता है, इससे छात्र उसके प्रति सेंसिटिव हो जाता है और वो रिसीविंग या अटेंडिंग के माध्यम से इस चीज़ों को व्यक्त करता है। जब तक छात्र क्या होगा, सेंसिटिव नहीं होगा। अगर मतलब जैसे सेंसिटिव का मतलब है कि तैयार होना, है ना, किसी चीज़ के लिए तैयार होना, तो ऐसी कुछ भूमिकाएं बनाई जाती है ना, जब हम किसी चीज़ को किसी को कुछ सिखाते हैं तो उसको बताते हैं ना कि इस बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको हम समझा रहे हैं, तो यही स्टिमुलस होता है कि वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और जब तक अगर वो सेंसिटिव नहीं होगा तो वो रिसीव नहीं कर सकता, हम उसको कुछ भी बताते जाएं, जबकि वो जो है आपके तैयारी के लेवल पे नहीं आता है, सीखने के लिए तैयार नहीं होता है, उसका माइंड मेकअप नहीं होता है, तब तक वो चीज़ों को ग्रहण नहीं कर सकता है ना, रिसीव नहीं कर सकता है। तो ये हो जाता है आपका रिसीविंग और अटेंडिंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर है रिस्पॉन्डिंग। अब जब उसने यहाँ पर क्या होता है, जो भी चीज़ें उसने रिसीव की तो अब उसको पार्टिसिपेट करेगा। अब अगर कोई भी रिस्पॉन्स देना होगा तो उसमें वो रिस्पॉन्स करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उत्तर देगा, ठीक है, अपना डेवलपमेंट करेगा और इस तरह से कथन करेगा, प्रस्तुत करेगा अपनी चीज़ों को, है ना। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्डिंग में आएंगी। जबकि जब टीचर कुछ पूछेगा, कुछ करेगा तो वो पार्टिसिपेट करेगा और अपना जवाब देगा, मतलब एक्टिव रहेगा यहाँ पे, ठीक है। वैल्यूइंग की बात करें हम तो वैल्यूइंग, अनुमूल्यन इसको कहते हैं। वैल्यूइंग में क्या होता है, जो हम सीख रहे हैं उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो छात्र को यह विश्वास होता है कि जो मतलब छात्र मूल्यों को स्वीकार करता है और अपनी प्रायोरिटी सेट करता है। अब मूल्यों में विश्वास प्रकट करता है, जैसे जो उसने सीखा तो उसको ये विश्वास होता है कि हाँ जो मैंने सीखा है वो सही है, तो ऐसा विश्वास होता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही सीख रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये एक डेवलपमेंट होता है, उसमें एक बिलीफ होता है। तो इसमें क्या होता है, स्वीकार करना, प्रभावित करना, पहचानना, पार्टिसिपेट करना, मतलब और अच्छे, अब वो कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूइंग होती है कि इन वैल्यूज़ का क्या महत्व है और उसको स्टूडेंट के द्वारा कितना एक्सेप्ट किया जाता है। अब कंसेप्चुलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर मूल्यों पर विचारण, है ना, विचारण मतलब आप समझ गए कि मूल्य पर गहन रूप से विचार करके फिर संप्रत्यात्मक रूपरेखा विकसित की जाती है, एक कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट डेवलप किया जाता है और मूल्यों का विकास किया जाता है, ठीक है। तो ये विचारों की वो हो जाती है,
लेवल हो जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक पद्धति के समान मूल्यों को संगठित किया जाता है और डिफरेंट मूल्यों को जो है इनके जो भी रिलेशन होता है इसको स्थापित किया जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो प्रमुख और व्यापक मूल्यों को यहाँ पर जो है रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो अच्छे हैं, जो मतलब लेवल जो भी मूल्य ऐसे थे, जो वैल्यूज ऐसी थी, उनको वो एक जगह ऑर्गेनाइज करता है, संगठित फॉर्म में करता है। और अगर डिफरेंट है तो उनको उनमें डिफरेंस देखता है कि ऐसा डिफरेंस क्यों है, ठीक है। अब कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो क्योंकि हमने इसके पहले मूल्यों की बात की, फिर संगठन की बात की, तो संगठन में क्या होता है कि ये जो संगठित फॉर्म था, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति सदैव उन मूल्यों के अनुरूप ही कार्य करता है जिसको मतलब जिनको उसने इस लेवल पे आके अडॉप्ट कर लिया। अब यहाँ तक आके उसके कुछ मूल्य विकसित हो जाते हैं, कुछ उसके अपने एथिक्स आ जाते हैं, है ना, कुछ नैतिकता, कुछ मोरालिटी आ जाती है। तो इसके द्वारा व्यक्ति का एक विशिष्ट जीवन शैली, विश्वास और इंटरेस्ट, एटीट्यूड, ये सब क्या होता है यहाँ पर इसका संगठन होता है। तो मतलब चरित्रीकरण होता है, उसका एक कैरेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक। तो ये क्या है, एक दूसरे से लिंक है ना। अब यहाँ पर बात करें कोग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पर क्या होता है कि पता ही है कि शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से होता है। और यहाँ पर इसमें क्या होता है कि इम्पल्सन ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले इम्पल्सन उत्तेजना की बात करता है। तो ये प्रथम शैक्षिक उद्देश्य है। इसमें क्या होता है, घटनाओं, वस्तुओं, कार्य के प्रति उत्तेजना को व्यक्त किया जाता है, इम्पल्स दिया जाता है, जिससे कि बालक में किसी कार्य को या परफॉर्मेंस का अनुसरण करने के लिए रुचि उत्पन्न हो। जब तक उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होगा उसको हम सिखा ही नहीं सकते हैं, है ना। तो इस तरह से रुचि का उत्पन्न होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं कि इम्पल्स, ठीक है, एक ऐसा आवेग, ऐसी एक्साइटमेंट उसमें होनी चाहिए, यूँ कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इमिटेशन, अनुकरण। इसमें क्या होता है कि इमिटेशन की बात करें तो जो भी कुछ ऐसा रोल मॉडल होता है वो यहाँ पर ये होता है कि उसको कैसे जो है उसको कैसे उसी तरह से करना है, ये होता है अनुकरण। मतलब किसी चीज़ से वो कैसे प्रभावित हो जाता है, ये चीज़ें होती हैं। मैनिपुलेशन की बात करें, अनुकरण में आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपका कोई रोल मॉडल होता है ना, तो आप उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं, ये सारी चीज़ें आपके अनुकरण में आती हैं। मैनिपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि भिन्न भिन्न मांसपेशीय गतियों में अंतर को समझता है। जैसे कि मैनिपुलेशन में मतलब जो भी अपने अभी तक उसने जो भी एक्टिविटी सीखी, साइकोमोटर मतलब जो भी उसने ट्रेनिंग ली, अब इसमें से उपयुक्त क्रियाओं को चुनता है। तो यहाँ पर ये हो जाता है मैनिपुलेशन। इस स्तर पे क्या होता है कि वो उन चीज़ों को करना ज़्यादा पसंद करता है जो उसके लिए उपयुक्त होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण करने के पश्चात वो विभिन्न क्रियाओं में कोऑर्डिनेशन बैठाता है, एक सीक्वेंस बैठाता है। इसमें आत्मविश्वास और कौशल के विकास पर ध्यान दिया जाता है और फिर यहाँ पर अनुक्रियाओं को बल मिलता है। तो कोऑर्डिनेशन होता है मतलब कि जो अब तक आपने सीखा, जैसे ट्रेनिंग आपने सीखी या कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करके अपनी चीज़ों को सही किया, जो चीज़ें अच्छी थी उनको और अच्छा किया, जिनमें कुछ कमियां थी उनको मैनिपुलेट किया, फिर उन सबको कोऑर्डिनेट किया, एक समन्वित रूप में यहाँ पे लाया। फिर यहाँ पर होता है आदतों का निर्माण होता है, हैबिट फॉर्मेशन होती है। तो इसमें क्या होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इसमें हैबिट के निर्माण से क्या होता है कि कम समय में अल्प शक्ति के व्यय के द्वारा यहाँ पे कठिन कार्यों को संबोधित किया जाता है। कुछ आपकी ऐसी हैबिट डेवलप हो जाती हैं तो आपको उन हैबिट से क्या होता है कि जटिल कार्य करने की क्षमता और कौशल का विकास होता है। तो इस स्तर पर आप क्या करते हैं कि आदतों के निर्माण से अपनी चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कोग्निटिव डोमेन के जो भी कैरेक्टर थे। अब देखिए, अब इन लेवल के बाद लेवल्स और लर्निंग आउटकम्स ऑफ ब्लूम कॉग्निटिव डोमेन, इनसे क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इनके आउटकम्स में आती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो लो लेवल पे होता है प्री वर्बल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। यहाँ पर आपका अगर कॉग्निटिव की हम संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करें तो वर्बल कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलती है और कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन होता है, जनरलाइजेशन और अवेयरनेस होती है। और हाई लेवल की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग और सिस्टमेटिक नॉलेज, ये सारी चीज़ें लर्निंग की यहाँ पर आती हैं, ठीक है। थ्योरीज है यहाँ पे, ठीक, ये हो गया थ्योरीज ऑफ लर्निंग यहाँ पर डेवलप होती हैं। तो ये क्या होती है, हमको आउटकम्स के रूप में मिलती हैं जब
यहाँ पर ये डोमेन्स विकसित हो जाता है तो ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, ये उसके डेवलपमेंट में, लर्नर की डेवलपमेंट में ये दिखाई देती हैं, वर्बल कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज़, मतलब कौन सी लर्निंग किस डोमेन में डेवलप हो रही है, तो ये आपको पता लग गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर होता है अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि वैल्यूज़ की बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं, एटीट्यूड्स की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप होती हैं। इंटरेस्ट डेवलपमेंट होता है, फिर डेवलपमेंट ऑफ एप्रिसिएशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड होता है, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू और डेवलपमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और साइकोमोटर में तो आपको पता ही है कि हैबिट फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे स्किल डेवलप होती है जो कि सामने ही दिखाई देगी, है ना, वो करके दिखाएगा, तो यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो ये हो गया आपका पार्ट 1। बाकी चीज़ें आपकी बती हैं जिसमें कि कौन कौन सी चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि लेवल्स हो गया, आपका एवेल्यूएशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, और कुछ थ्योरीज हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके पार्ट 2 में यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, और वीडियो सेशन कैसा लगा है इसको भी बताइए कमेंट में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर